ठीक है, चलिए सभी लोग आ जाइए बेटा। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड के बच्चे हैं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ से जो क्लास है, तो हम एक प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे चैप्टर प्रॉपर वे में कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे, पहला चैप्टर क्या है। पहले थोड़ा समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे समझते हैं। तो हमसे जो पहला चैप्टर है, सभी को पता है कि सभी को पता हुआ है कि पहला चैप्टर कौन सा है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है। अब ये चीज समझने से पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब विद्युत, ठीक है, विद्युत आपका आवेश है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो ये पूरे चैप्टर को हम पूरा ध्यान से समझेंगे, क्या क्या चैप्टर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक चीज समझिएगा, इसमें एक यूनिट आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है इसको। अब विद्युत चुंबकत्व में दो चीजें हैं। ठीक है, ये एक बड़ी सी यूनिट है, ये पूरी एक यूनिट है। इस यूनिट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर मुझे किस यूनिट में कौन से चैप्टर आने वाले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं। पहला तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यही इसी यूनिट में यही चैप्टर है, यही यूनिट आपको पढ़नी भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर विद्युत बल, ठीक है, स्थिर विद्युत होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा स्थिर विद्युत। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, इसमें आपका पहला चैप्टर आएगा। पहला चैप्टर जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की पूरी कहानी कहाँ पढ़ूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और क्या पढ़ना है भाई, और इसमें आपका गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ भी इसी में ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला भी टॉपिक इसी में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मुझे इसी में ही पढ़ना है। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट। इसमें चार्ज क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट मतलब इसमें आवेश क्या रहेगा, विरामावस्था में। ठीक है, आवेश क्या रहेगा, विरामावस्था में। इसमें क्या रहेगा, चार्ज इन मोशन। तो जब भी आवेश चलना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन करेगा, गतिशील आवेश हो जाएगा, तो गतिशील आवेश की सारी कहानी मुझे कहाँ पढ़नी है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। गतिशील आवेश का मतलब हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब गतिशील आवेश में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे भाई, इस यूनिट में क्या क्या मुझे पढ़ना है, तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सभी को पता, अगर आवेश चलना स्टार्ट कर देगा तो करंट बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मतलब विद्युत धारा कहते हैं इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया विद्युत धारा। क्लियर है जी, चलिए और कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो और आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट वाला पूरा चैप्टर आएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो मैग्नेट आ जाएगा पूरा, मैग्नेट इसी में आ जाएगा, मैग्नेटिज्म पूरा मैग्नेट वाला इसी में आ जाएगा जी। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म इसमें आएगा, चुंबकत्व। तीसरा इसमें ईएमआई आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये सारे के सारे चैप्टर मुझे कितने पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक यूनिट है, उसके अंदर ये सारे चैप्टर आएंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है चार्ज इन मोशन, गतिशील आवेश की कहानी पढ़ी जाएगी। तो जब कोई आवेश गतिशील होता है, चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पास क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, करंट क्रिएट होगी, जिसमें से करंट वाला टॉपिक मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक्सीलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश की वजह से आता है। और ईएमआई विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये सारे के सारे चैप्टर मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कवर करने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पहला चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे उसके बारे में भी समझेंगे। और दूसरा चैप्टर है जो इसी में गॉस लॉ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, धारिता वाले सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है, बताइए इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में अपना चैप्टर
स्टार्ट करता हूं, समझाता हूं। तो पहला चैप्टर, पहली यूनिट क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पहला चैप्टर जो आपका आता है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की पूरी कहानी मुझे कहाँ पढ़नी है, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चलिए अब देखिएगा, पहले कहानी समझते चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, आवेश। सभी लोग पढ़ के आ चुके होंगे कि आवेश चार्ज क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, चार्ज जो है वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज क्या चीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पदार्थ का आंतरिक गुण होता है भाई, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो ये मेरे पास आता है पदार्थ, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, पदार्थ के अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के अंदर डाल के भेजी जाती है। भाई मैटर तो सभी को पता है, पदार्थ क्या चीज है, एवरीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके किसी भी चीज के पास अगर द्रव्यमान है और वॉल्यूम है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्थान घेरता है, तो उसको मैं मैटर कह सकता हूँ। तो मुझे तो हर जगह मैटर नजर आ रही है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैटर ना हो। तो चार्ज क्या है, मैटर की ही प्रॉपर्टी, मैटर के अंदर इनबिल्ट करके डाल के भेज दिया है। जिसने ये यूनिवर्स कंजर्व किया है, बनाया हुआ है, जो चलाने वाला है, उसने इसके अंदर ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी डाल के भेज दी है। ठीक है, जैसे आपके अंदर मान लीजिए कोई इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, कोई टैलेंट है आपके अंदर, कोई हुनर है, तो वो आपके अंदर डाल के भेज दिया है। अब आप उसे पहचान लेंगे तो वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये बात याद रखिए। अब चार्ज क्या क्या कर सकता है, कितने तरह के होते हैं, कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, चार्ज रुका होगा तो क्या होगा, चलेगा तो क्या होगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे क्या पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट। जब आवेश विरामावस्था में होगा तो उसकी पूरी कहानी समझनी होती है। रुके हुए आवेश के क्या क्या बिहेवियर हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये पूछा जाए, अगर एक तो ये याद रखिए, इसका सिंबल पहले याद कर लीजिए, दो तीन चीजें पहले बता दे। इसका सिंबल क्या होगा, क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट अगर पूछी जाए, एसआई मात्रक अगर इसका क्या होगा, तो एसआई मात्रक इसका कूलम हो जाएगा, जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, सी। ठीक है, सी से लिखा जाता है। क्लियर है। कुछ छोटे बड़े मात्रक भी याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम होता है 10⁻⁻6 कुलाम। 1 मिलीकुलाम, तो 1 मिलीकुलाम हो जाएगा 10⁻³ कुलाम। ठीक है, 1 नैनो कुलाम, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 कुलाम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक तो ये चीज़ याद रखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी। तो पहली बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है इसकी। हाँ, तो ये याद रखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक तो मेरे पास चार्ज कितने तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो 2 तरह के आवेश पाए जाते हैं, कौन कौन से। तो पहला पाया जाता है मेरे पास पॉजिटिव आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कैसा पाया जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। और सभी को पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब समान प्रकार के आवेश। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे भाई, प्रतिकर्षित, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित किया जाता है। क्लियर है जी। तो लाइक चार्जेस प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्जेस, एक प्लस है एक माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, तो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस मतलब विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, आकर्षित करेंगे। क्लियर है जी। चलिए आगे और समझिएगा, और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अगर किसी के पास मास है, द्रव्यमान है, तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, अगर किसी भी चीज के पास अगर मास या द्रव्यमान है तो चार्ज होगा। मास भी किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
दो प्रॉपर्टी बहुत ही मेन प्रॉपर्टी, एक होता है चार्ज आवेश और दूसरी क्या है द्रव्यमान, तो ये दोनों की दोनों आने वाली है। चौथी बात याद रखिए, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, एक तो ये स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप किसी भी चार्ज की स्पीड बढ़ा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, स्पीड कम हो ज्यादा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसकी अगर मैं हाई स्पीड कर दूं तो चार्ज की वैल्यू नहीं बदलने वाली। बताइए भाई, क्लियर है? बताओ, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? तो ये बात याद रखिए। दूसरी, अब कुछ प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, जिसको मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता हूं, एक प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण जिसको कहते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या होता है भाई? आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई चीज फिक्स अमाउंट में कितनी अवेलेबल है, ठीक है, उसी को क्वांटाइज कहते हैं ना, ये चीज क्वांटाइज हो गई है। क्वांटाइज का मतलब वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है मेरे पास, तो उसको क्वांटाइजेशन कह दिया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा ये कह क्या रहा है, ये क्या कहता है कि आवेश की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ये सारी की सारी बातें क्या है? आवेश की प्रॉपर्टी है। तो ये कह क्या रहा है? तो पहला पॉइंट इसका समझिएगा, ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, या ऐसा कह लीजिए कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है भाई? सबसे छोटा चार्ज कौन होगा? सबसे छोटा चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज है। उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस का होता है, माइनस क्या है उसकी वैल्यू बता रहा है कि ये माइनस का निगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है जी, हाँ। और इसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल चार्ज कौन होता है, तो फंडामेंटल चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्या कहते हैं इसको? मूलभूत आवेश। और सबसे छोटा आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इतना ही कहाँ मिलेगा? प्रोटॉन पे। इतना ही सेम प्रोटॉन पे मिलेगा, बस प्लस का रहने वाला है। और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है। तो ये समझ में आया क्वांटाइजेशन का मतलब है। दूसरी बात, क्वांटाइजेशन में एक बात और समझिएगा, दूसरी बात, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा, याद रखिए, चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। पूर्ण गुणज होता है किसका? पूर्ण गुणज रहेगा फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में जाएगा, पूर्णांक के रूप में, ठीक है। पूर्णांक पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस चलता है। पूर्णांक कभी फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब दो चीजें होंगी। अगर मान लीजिए हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस का लिख रहा हूं, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, प्लस का Ne इलेक्ट्रॉन जा सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन आ रहा हो बॉडी में कहीं से, तो -1 इलेक्ट्रॉन आ गया, -2 इलेक्ट्रॉन आ गया, -3 इलेक्ट्रॉन आ गया, -4 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे प्लस 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 माइनस का Ne इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना गया या आया? तो टोटल चार्ज जब निकालूंगा तो Q बराबर प्लस माइनस Ne, ये फार्मूला है जी, Q बराबर प्लस माइनस Ne। N क्या है इसमें से? आपसे पूछा जाए N क्या है, तो N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो एन है वो एक तरह का इंटीजर है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, ये एक तरह का आपका भैया इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पता है ना सभी को, पूर्णांक कहते हैं इसको भाई, पूर्णांक फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, कोई डेसिमल थोड़ी ना मिलेगा। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी ये हो गई, ए नाम की एक बॉडी हो गई, ये मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये बी नाम की, तो मान लेते हो सकता है इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन जाए। कभी भी आप सोचिए 1/2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1.2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में जाएगा भैया, इंटीग्रल मल्टीपल मिलता है। बताइए जी, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। आवेश क्या होता है, तो आवेश मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। 2 तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। समान प्रकार के आवेश मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, अगर किसी भी चीज के पास मास है तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। उसके बाद अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, स्पीड बढ़ाने पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज की मास की अगर स्पीड बढ़ा दें, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो मास चेंज होगा लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है जी, चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे इंक्रीज हो जाता है, वैसे मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फार्मूला m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। चलिए आगे समझिएगा। तो क्वांटाइजेशन समझ में आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला देखिएगा क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन पहले देते, बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है ना बॉडी, क्या है ना बॉडी 8 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है। क्या है ना बॉडी 8 × 10⁻18 कूलाम चार्ज इज गिवन। बताओ क्या बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, क्या बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, क्या किसी भी पिंड को 8 × 10⁻18 कूलाम आवेश दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, दिया जा सकता है कि नहीं। तो एक चीज मुझे पता है कि Q इजकल टू, सॉल्यूशन देखिएगा, तो एक तो मुझे क्या क्या गिवन क्या है, Q दे रखा है, मुझे Q दे रखा है 8 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है। और मैं n निकालूंगा, n यहाँ से निकाला जाएगा, तो Q इजकल टू होता है NE, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन E इजकल टू n। Q गिवन है मेरे पास 8 × 10⁻18 और E फंडामेंटल चार्ज है 1.6 × 10⁻19। अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक 0 जाएगा तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हो गया 10⁻−18 और ये हो गया 10⁻+19 और ये हो जाएगा n। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालूँ तो 10 बचेगा, 10 × 5 मतलब 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाएंगे, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसी आ रही है, n की वैल्यू इंटीजर आ रही है। अब n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज क्या किसी बॉडी को मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, तो इतने चार्ज किसी बॉडी को दिए जा सकते हैं, यस। तो ये बात तो कन्फर्म है भाई, दे सकते हैं, क्योंकि n क्या आ रहा है, इंटीजर, n इंटीजर आ रहा है तो इजीली दिया जा सकता है। तो जब भी आपसे सवाल कुछ ऐसा पूछे कि मैंने इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दिया या दूसरी बॉडी से किसी बॉडी में आया, तो इतना आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो क्या करिए, n निकालिए, n निकालिए, n अगर इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो कन्फर्म है भाई दिया जा सकता है, नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, तब तो आप बता ही नहीं सकते। क्लियर है जी, आगे बढ़ाया जाए, बताओ भाई। अब इसमें पढ़ेंगे वेज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, चार्जिंग के क्या क्या तरीके हैं उसको समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है, क्या है क्या नहीं, ठीक है जी। चलिए देखिएगा आगे, वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग करने के क्या क्या तरीके हैं भाई, कौन कौन से तरीके हैं जिससे चार्ज किया जा सकता है। तो वेज ऑफ चार्जिंग में पहला तरीका क्या है, वेज ऑफ चार्जिंग में पहला क्या आएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन,
चार्जिंग बाई कंडक्शन आएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन, इसको कहते हैं चालन, कंडक्शन द्वारा। ठीक है, तो करते क्या है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसके पास मान लीजिए कुछ चार्ज है, ठीक है, और एक मैं दूसरी बॉडी लेकर आया, ये मान लीजिए ए नाम की बॉडी थी, ये मान लीजिए बी नाम की बॉडी। फिर मैंने क्या करा, इनको आपस में कांटेक्ट करा दिया, क्योंकि इसमें क्या होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन में कांटेक्ट कराना पड़ता है। तो जैसे मैंने इनको कांटेक्ट कराया, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास बॉडी ए थी और इसको मैंने इससे टच करा दिया, ये बॉडी मेरे पास ए, ये हो गई बी, और यहाँ पे मेरे पास माइनस 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 था। तो कुछ टाइम बाद चार्ज यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही जाना स्टार्ट हो जाएगा, टच करा के अगर मैं दोबारा हटा लूँ, तो इस वाली बॉडी पे चार्ज और इस वाली बॉडी पे चार्ज इजीली पहुंच जाएगा। तो दोनों बॉडी पे चार्ज आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार बराबर ही पहुंचे, कम ज्यादा भी पहुंच सकता है। अच्छा, बराबर कब पहुंचेगा, बराबर कब पहुंचेगा, जैसे दो बॉडी है, मान लीजिए ए और बी, दोनों कंडक्टर हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, मैंने उनको टच कराया और टच करा के उतनी ही दूर रख दिया, तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर चार्ज तो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही होगा। लेकिन ये चार्ज क्या इक्वली ट्रांसफर होने वाला है, इसकी क्या कंडीशन है, तो इक्वली की कंडीशन क्या है, या नोट करके लिख लीजिए, इक्वली की कंडीशन क्या है, कह रहा इफ शेप साइज एंड मटेरियल, इफ शेप साइज एंड मटेरियल of both the conductor, of both the conductor, of both the conductor, both the conductor is same। ठीक है, बताइए जी, if shape size and material of both the conductor is same, तो अगर जो मटेरियल है उनका शेप सेम हो, उनका साइज सेम हो और उनका मटेरियल सेम हो, मान लीजिए दोनों आयरन के हैं, दोनों कॉपर के हैं, दोनों एल्युमिनियम के हैं, शेप और साइज सेम होना चाहिए, मान लीजिए दोनों सर्कुलर हैं, दोनों की रेडियस सेम है। तो अगर ऐसा है तो दोनों कंडक्टर को अगर मैं टच करा के फिर उतनी ही दूर पे रख देता हूं, तो मान लीजिए एक चार्ज था दूसरा अनचार्ज था, टच करा के जैसे ही उतनी डिस्टेंस पे रखूंगा तो दोनों पर इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास मान लीजिए क्यू चार्ज है, और ये एक बॉडी है, इसके पास मान लीजिए न्यूट्रल है, ये आपकी न्यूट्रल है, उदासीन है भाई, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। अब जैसे मैं इनको टच करा के उतनी ही डिस्टेंस पे रखूंगा, टच करा के, ठीक है, जैसे मैं इनको टच कराऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने इनको टच कराया, तो टच करा के जब उतनी ही डिस्टेंस पे दोबारा रखूंगा तो इस पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा भाई, कितना चार्ज आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, कितना चार्ज आ जाएगा, बराबर, तो इसमें भी आ जाएगा Q/2 और इसमें भी आ जाएगा मेरे पास Q/2, तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, चलिए समझिए कि नहीं समझे, बताओ भाई, समझ में आ जाएगा, आगे बढ़े जाए। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आई। तो ये मैंने बताया चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब अगला समझिएगा चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट, कहोगे बिना टच कराए कैसे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, समझाते हैं अभी कैसे ट्रांसफर होगा, काहे परेशान, बिना टच कराए भी चार्ज ट्रांसफर होता है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, दूसरा इसका आ जाएगा, पहला बता दिया था ना, दूसरा इसमें आ जाएगा मेरे पास चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट, इसमें तो भैया बिना कॉन्टैक्ट के ही कहानी चलती है, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट काम किया जाता है। कहोगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है, ए नाम की एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये मान लीजिए चार्ज है, ये मान लेते बॉडी चार्ज है। अब क्या होगा, मैं एक दूसरी बॉडी लेकर आया बी, ठीक है, एक बॉडी में लेकर आया मान लीजिए बी, एक बॉडी बी लेकर आया, ठीक है, ये कैसी बॉडी है, बी वाली बॉडी, ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है ये, या उदासीन कह देता हूं, तो ये तो हो गई अनचार्ज। तो अब देखिए जैसे मैं इसको इसके बगल में रखूंगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होने वाला भाई, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं ध्रुवण, ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ध्रुवण। तो जैसे ही पोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो आप देखिए ये प्लस है, अच्छा न्यूट्रल का मतलब है इसके पॉजिटिव और निगेटिव बराबर है, दोनों में अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में बराबर बैठे हुए हैं ना। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर के निगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो जब खींचेगा तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पी है, तो
तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद बी वाली बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, तो बी वाली बॉडी पे यहाँ पर निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं क्या करूंगा, एक तीसरी बॉडी लेकर आऊंगा सी, एक तीसरी बॉडी में सी लेकर आया और सी लाके यहाँ से मैं इसको टच करा दूंगा। ठीक है, तीसरी बॉडी लेकर आऊंगा सी, उसको मैं यहाँ से टच करा दूंगा, तो ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा भाई ट्रांसफर। तो देखिए इससे टच नहीं कराया मैंने, याद रखिएगा, ये दो बॉडी ए और बी थी, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं था, न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, फिर मैं तीसरी बॉडी लाया, मैंने इसके साथ कांटेक्ट करा दिया, तो इस वाली बॉडी में, अच्छा इसको हटाएंगे नहीं, याद रखना है, अभी इसको हटाना नहीं है, इस वाली बॉडी को हटाना नहीं है। आप सोचे सर ठीक है चार्ज चला गया हटा लूँ, नहीं नहीं तो खींच लेगा दोबारा। ठीक है, तो अब जब चार्ज इसमें से जाएगा तो कुछ टाइम बाद चार्ज कितना कितना बचेगा भाई। एक और तरीका होता है, इसको अर्थिंग कर दो, अर्थिंग भी की जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये हो गया मेरे पास ए और ये हो गया बी। तो हो गया भाई चार्जिंग, हो गया। अब आप इसको हटा सकते हैं, अब आप ए वाले को हटा सकते हैं, मतलब ये बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास बी और सी, तो ये मेरे पास बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी पे देखिए चार्ज आ गई, हो गया बी हो गया सी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, और एक तीसरा आता है आपका, तीसरा आपका आएगा इसी में, तीसरा आ जाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी समझ लीजिए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या कहता है, इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, मान लीजिए इनको आपस में मैंने रब किया, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, इनको आपस में रब किया गया। जैसे रब करूंगा तो मान लेते एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले गए, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो बॉडी कैसी हो जाती है, वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो होती है निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इस वाली बॉडी, ये वाली बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ए नाम की बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, और बी नाम की बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ तो है, तो क्या चार्ज के ट्रांसफर से क्या मास का भी ट्रांसफर होगा, क्या इनका द्रव्यमान भी बदलेगा, क्या इनका द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्या मास इनका घटेगा बढ़ेगा, कि मान लीजिए आप और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मास घट जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए उसका बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता कितना है, अगर होता भी है तो ये बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है, क्या उसके मास से कुछ फर्क पड़ने वाला है भी नहीं कि बहुत कम हो सकता फर्क ही ना पड़े। तो याद रखिए, यहाँ बता दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है ना। हाँ, तो ये मास जब ट्रांसफर होगा, जब भी मास ट्रांसफर होगा, ठीक है, जब भी मास ट्रांसफर होगा, मास कह रहे हैं, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास ट्रांसफर होगा ही होगा। तो ये बात याद रखिए कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बराबर होगा ट्रांसफर ऑफ मास। अब आप ये कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि सर मास तो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आता जाता है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है। तो मतलब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या निगेटिवली चार्ज होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने वाला है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, बात तो सही है कि बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए 1 लाख इलेक्ट्रॉन चले गए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा ही फर्क, ऐसा कि नहीं है कि बिल्कुल ही ना के बराबर पड़े, कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो ये बात याद रखिए कि अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा ज्यादा भाई। तो बताओ क्लियर है, इतनी बातें तो क्लियर हो, समझ में आई गई होगी, आई कि नहीं आई, बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया जो चार्ज अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तो मास भी ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 था। एक रूल और समझ लेते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी है आपकी, उस प्रॉपर्टी का नाम है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, क्या कहता है? द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, the charge can neither be created nor destroyed, it can be transferred, ठीक है, it can be transferred one form to another form, ठीक है। तो एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है भाई। ठीक है, एक तो ये है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी एक तरीका है कहने का कि द टोटल चार्ज, ये भी लिखा जाता है द टोटल चार्ज, ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी समझ लीजिए। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहता है भाई? टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है जी, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ गई? इसका एक एग्जांपल देते तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है मेरे पास, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लेते इसके पास चार्ज है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना दिया जाए भाई, फिगर तो इसमें होगा ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो बॉडीज हो गई भाई। ठीक है, ये दो बॉडीज हैं आपकी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला समझिएगा, इसको समझाते हैं क्या क्या है। अब देखिए कह क्या रहा है मुझसे, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ प्लस का 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास माइनस का 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है ए नाम का, एक है ये बी। मान लेते हैं यहाँ चार्ज है मेरे पास प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, माइनस का 3 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस पर कितना चार्ज है ये बताना है। ठीक है, इस पर कितना चार्ज है ये मुझे बताना है। ठीक है, मान लेता हूँ ये एक्स नाम का है, इस पर कितना चार्ज है। तो अभी मैंने पढ़ा कि टोटल चार्ज जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहने वाला? कांस्टेंट। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब ये पूरा कवर है भाई, ये आइसोलेटेड है, पूरा कवर है। ये आइसोलेट मैंने कर रखा है कि कोई भी चार्ज अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाने वाला। तो ये तो आइसोलेटेड कर दिया मैंने, आइसोलेटेड है ये। तो इनके चार्ज का सम और उसके चार्ज का सम बराबर रहेगा। मान लीजिए यहाँ वाला चार्ज मैंने कह दिया Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, इधर वाला चार्ज हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश और प्लस Q3 डैश। यही तो क्वांटाइजेशन है। इन सारे चार्ज को जोड़िए, प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 1 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। इधर वाला चार्ज हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये मान लीजिए एक्स वाला है वो तो निकालना ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 3 माइनस के 3 हो गया, प्लस का 3 इधर तो 0 आ जाएगा और इधर मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो इसको उठा के इधर ले आऊँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -1 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अगर मैं यहाँ पे -1 ले लूँ तो इन तीनों चार्जों का सम और इन तीनों चार्जों का सम क्या मिलेगा? इट विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मिलने वाला है। क्लियर है जी? बताओ इतनी बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर?